भारत में इस समय शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक व्यापक बहस चल रही है। बड़े बड़े आंदोलन और प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये आंदोलन प्रोटेस्ट भारत के हर राज्य में हो रहे हैं। इस समय देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उसमें देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब जाकर के भारत के कई राज्यों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस समय झारखंड में बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। झारखंड के अलावा बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सभी राज्यों में, राजस्थान हो गया, एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी नए शिक्षा मंत्री भी आ चुके हैं। आज के सेशन में हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कैसे हमें सही करना होगा, उस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। कैसे एजुकेशन रिफॉर्म की तरह हमारा देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत सिर्फ दो तरीके से बनेगा। पहला, भारत शिक्षित हो, दूसरा, भारत स्वस्थ हो। स्वास्थ्य और शिक्षा ही इस देश को विकसित भारत बना पाएगी, ये बहुत स्पष्ट है। नया बिल भी आपका एजुकेशन को लेकर के आया है, आप सभी जानते हैं। नया बिल आ चुका है सदन में, लोकसभा में पारित हो चुका है। प्रधानमंत्री इस समय डेली इंस्टाग्राम में लाइव भी आ रहे हैं, आ करके पक्ष रख रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के सुधार की बात कर रहे हैं। तो एक बहस छिड़ी हुई है देश के शीर्ष स्तर से लेकर के स्थानीय स्तर में। हर जगह एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा बन गया, जो कि बहुत जरूरी और बहुत निर्णायक कदम है। तो सबसे पहले देखिए, अभी नए शिक्षा मंत्री आए हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री ये हैं, नए शिक्षा मंत्री भारत के आए हैं, प्रहलाद जोशी। क्यों बनाया गया इनको शिक्षा मंत्री, इसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। देखिए, सीधी सी बात है, सरकार के कैबिनेट के बहुत विश्वसनीय नेताओं में से एक हैं, इसलिए इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अब इनको देखो, कोई ना कोई तो बनना ही है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो है प्रहलाद जोशी जी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। सांसद हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कर्नाटक के धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 5 बार से सांसद बन रहे हैं। कर्नाटक विश्वविद्यालय से ही इन्होंने जो है बैचलर ऑफ आर्ट बीए की डिग्री हासिल की है, ठीक है। कर्नाटक यूनिवर्सिटी में, वहीं पे एक कॉलेज है कड़ा सिद्धेश्वर आर्ट कॉलेज, वहां से। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है। इसके अलावा भी इनके पास कई मंत्रालय हैं, एक मंत्रालय नहीं है, कई मंत्रालय। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये भी शामिल है इनके पास। तो मौजूदा कई मंत्रालय इनके पास। नीट एक ट्रिगर पॉइंट था, नीट का मुद्दा एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। मई 2026 में नीट यूजी की परीक्षा का पेपर लीक, धांधली, उन्होंने एक लंबे समय काल से चला रहा जो आक्रोश है उसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया। और ये लंबे, आज थोड़ा चीजें हो रही हैं, हर बार पेपर होता है, अभी भी कई सारे पेपरों के फिर से मामले आ रहे हैं, चाहे पंजाब में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो। झारखंड की तो दुर्दशा बहुत बड़ी है। छात्रों और युवाओं द्वारा जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, संसद मार्च, सोनम वांगचुक, ये सब कुछ हुआ है। आपने सब कुछ देखा, आपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देखा, सब चीजें देखी। लेकिन अब नए शिक्षा मंत्री के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहली बात, अभी भी लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि नए शिक्षा मंत्री के आने से कुछ बदलाव होगा। सबसे बड़ा काम इनके पास यदि कुछ है, वो है भरोसा बहाल करना। पेपर लीक विवादों से आहत देश के करोड़ों छात्रों और अभिभावकों का परीक्षा प्रणाली से जो भरोसा उठ चुका है, लोगों को लग चुका है कि भारत में सब कुछ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है, वो भरोसा बहाल, फिर से विश्वास बहाली करना देश के एजुकेशन सिस्टम में, देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक बार जब तक भरोसा बहाल नहीं होगा, तब तक जो है व्यवस्थाओं पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज यदि आप कोई इनके सामने, वो है छवि प्रबंधन, भरोसा बहाली करना। और ये भरोसा कैसे बहाल होगा, इसके लिए बड़े रिफॉर्म करने पड़ेंगे। भविष्य में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, वो परीक्षाएं पारदर्शी रहें, सुरक्षित रहें, कोई भी पेपर लीक ना हो, कोई भी पेपर लीक ना हो। अभी कठोर कानून और कठोर बना दिया गया है। 2024 का जो कानून था पेपर लीक को लेकर के, एंटी पेपर लीक जो अधिनियम था, उसको और कठोर बना दिया गया। इसमें मैं अलग से एक सेशन ले लूंगा आपका, पेपर लीक पे जो अभी नया बिल आया है, नए बिल पे क्या क्या प्रावधान किए गए, एक अलग से हम
करंट अफेयर्स की क्लास में ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे, एक पूरा, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। तो अब इनके पास क्या क्या समस्याएं हैं, थोड़ा सा समझिए इस चीज को। ये संकट मोचन जरूर बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, भरोसेमंद भी हैं, जैसा मैंने आपको बताया 5 बार से सांसद हैं, कठिन परिस्थितियों को संभालने में माहिर भी हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। ये नहीं, संसदीय कार्य मंत्री पहले रहे हैं, अभी तो शायद किरण रिजिजू साहब हैं, पहले रहे हैं ये। कोयला और खान मंत्री भी रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रालय इन्होंने संभाले हैं। तो अभी जो जरूरत है तत्काल एक्शन की, सरकार को एक ऐसे कड़े और साफ सुथरी छवि वाले प्रशासनिक चेहरों की जरूरत है। देखो, इनको साफ निर्देश देना पड़ेगा, चाहे एनटीए हो, चाहे जितने आयोग हों, सभी आयोगों के बोर्डों को, सबको साफ सुथरा, कि पेपर साफ सुथरे होने चाहिए। पूरी परीक्षा प्रणाली को तुरंत दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि लोगों में एक सकारात्मकता का भाव आ सके, विश्वसनीयता का भाव आ सके। अब फिर पेपर यदि कुछ लीक हुए तो फिर शिक्षा मंत्री बहुत कठिन हो जाएगा। तो एक तो इनको भरोसा और विश्वास बहाली का काम करना होगा, जो काम पे निश्चित तौर पे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और तकनीकी सुधार होगा। जिस जवाबदेहिता को भरोसा जगह है कि अब यदि कुछ गलती होगी तो शिक्षा मंत्री स्तर के व्यक्ति को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, वो चीज यहां पर धरातल में अब दिखनी चाहिए। तो पेपर लीक पर रोक लगाना। दूसरा, छात्रों में तनाव बहुत ज्यादा हो चुका है। छात्रों का तनाव को कम करने को लेकर के सरकार को चाहिए, मैं अब कुछ सुझाव दे रहा हूं आपको, उन सुझावों को लेकर के सरकार को काम करना चाहिए। एक तो पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण करे और स्किल्ड बेस बनाए। अब मल्टी डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण वाला जो है आपका पाठ्यक्रम बनना चाहिए। आर्ट, साइंस, वाणिज्य, ये सारी सीमाएं हटा करके बच्चे एक समान अध्ययन की विषय वस्तु जो है, आज आप देखिए ना, हमारा जो सबसे बड़ा समस्या है, जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है उसका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। तो पाठ्यक्रम सही करे, ये एक बहुत बड़ी चीज है। देखो, बहुत आसान हो जाएगा बच्चे के जीवन में। आप यूपीएससी करना चाहता है, स्टेट पीसीएस करना चाहता है, जो भी करना चाहता है बच्चा, कम से कम आप उससे जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम उसको पढ़ाइए। कक्षा 6ठी क्लास के बाद समान अध्ययन को विषय वस्तु का हिस्सा लेकर आइए। दूसरा, सरकार को एक काम और करना चाहिए, अर्ली वोकेशनल ट्रेनिंग। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा देना चालू करना चाहिए बच्चों को, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। इंटर्नशिप को अनिवार्य कर देना चाहिए। छोटी उम्र से ही बच्चों के दिमाग में स्टार्टअप, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, वित्तीय साक्षरता स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए। आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पढ़ाई जाती है। कैसे करियर बना पाएगा? ग्रेजुएशन के बाद उसको समझ में आता है कि पैसे का क्या रोल है लाइफ में। तो भविष्य, अभी जो फ्यूचर चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी चल रही है, उस आधार, उस कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाके इंडिया के स्कूलों को खड़ा करना होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई वो धरातल में कहीं नहीं है। आधुनिक बनाना पड़ेगा हमें शिक्षा को। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी चीज है, जितने भी शिक्षक हैं, टीचर एजुकेशन, ये बहुत जरूरी चीज है। अभी भी आप देख रहे होंगे जो टीचर हैं, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, पहली बात तो बाई चॉइस कोई शिक्षक नहीं बनता है, समझिए बात को। रोजगार की तलाश में, आवश्यकता में शिक्षकों का प्रशिक्षण करना होगा। उन्हें सिखाना होगा कि किस तरीके से स्कूलों में बच्चों को डील करना है, कैसे आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार करना है। शिक्षकों का मूल्यांकन केवल उपस्थिति भर से नहीं जोड़ना है कि बायोमेट्रिक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस बात से जोड़ना है कि बच्चों के सीखने के स्तर में कितना सुधार हुआ है, कितना बच्चे का जीवन स्तर सुधर रहा है। इस चीज पे, लर्निंग आउटकम पे काम करना होगा, रिजल्ट क्या है। और देखो, एक टीचर एक काम नहीं कर रहा है, गैर शैक्षणिक कामों से मुक्ति देनी पड़ेगी टीचर को। सरकार हर काम करवाती है, अभी जनगणना चल रही है, सेंसस पे लगी हुई है ड्यूटी, एसआईआर आ गया, वो काम करना है, वोटिंग पढ़ रहे हैं, उसमें भी टीचर लगा दिए। तो टीचर का काम कर ही नहीं पा रहा है। टीचर को तो आपने 500 काम दे दिए हैं और बहुत प्रेशर रहता है, तनाव रहता है, पढ़ाने पे दिमाग ही नहीं लगा पाता है, आपने उसको दूसरी डायरेक्शन दे दी।
कहीं ना कहीं पे एक बड़ी समस्या ये है। दूसरा जो एजुकेशन सिस्टम की जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, और नए शिक्षा मंत्री को ध्यान देना होगा कि जो एक बुनियादी ढांचा और डिजिटल असमानता है, डिजिटल डिवाइड जिसे हम कहते हैं, देश के सभी सरकारी स्कूलों में इंटरनेट तक नहीं है, अभी कंप्यूटर लैब भी नहीं है, ग्रामीण और शहरी खाई जो बनी हुई है, सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्कूलों में एक प्रॉपर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देना होगा और इन सब के लिए चाहिए पैसा। तो बजट में एजुकेशन को, जो जीडीपी का कम से कम 6%, ये लक्ष्य गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि टोटल जीडीपी का 6% जो है इसको एजुकेशन में लगाना है। बहुत कम है वर्तमान में। हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया, ये जो पूरा का पूरा मंच है, मातृभाषा में एजुकेशन देना, फाउंडेशन लेवल पे जो है बच्चों को स्थानीय लेवल पे मातृभाषा में पढ़ने में उनकी व्यवस्था करना, ये सारी चीजें करना, तब जाके हम चीजें बढ़िया हो जाएंगे। अभी देखो क्या हुआ है, एक कमेटी बनाई गई, एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, ठीक है, हाई पावर कमेटी बनाई गई है। नंदन नीलेकणी के बारे में आप सभी जानते हैं, नंदन नीलेकणी के बारे में आप सभी जानते हैं। उनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है और शायद ये एक बहुत बड़ा जो है, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है नंदन नीलेकणी, जिन्होंने आधार लेकर के, इन्फोसिस के को फाउंडर रहे हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ भी हैं उसमें, इसरो के पूर्व अध्यक्ष, चंद्रयान 3 जब उनके टाइम पे ही सफल हुआ है। तपन डेका है उसमें, आईबी के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं तपन डेका। बी काम कोटी हैं, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर रहे हैं। तो कई सारे लोगों को जोड़ करके 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें उसके जो लीडर हैं वो नंदन नीलेकणी हैं, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, इन्फोसिस के पहले सीईओ और एमडी रह चुके हैं, वर्तमान में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं आपके वो। आधार यही लेकर के आए भारत में, ठीक है, देश का डिजिटल पहचान प्रणाली इन्हीं के द्वारा लेकर के आया गया। एक बार चुनाव भी लड़े थे 2014 में कांग्रेस के माध्यम से, फिर हार गए वो। कई जगह पे काम किया इन्होंने। तो देखिए अब ये कमेटी क्या करती है। बाकी प्रधानमंत्री जी लगातार इंस्टाग्राम में आ रहे हैं। देखिए मैं बस एक ही चीज कहूंगा, सरकार बहुत अच्छा है, संवादात्मक हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों के ऊपर बहुत सारे चार्जेस, केस, ये सब कुछ लगे हुए हैं। अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें से जो बच्चे हैं जो अराजक नहीं हैं, कम से कम सरकार को चाहिए कि सभी के केस विड्रॉ करे। यही प्रॉमिस सरकार ने किया था और आने वाले भविष्य में इस तरीके की प्रोटेस्ट की जरूरत ना पड़े, इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है हमें। और हमारे जो पूरा का पूरा भी जो कानून अभी 2026 का प्रस्तावित संशोधन बिल है, इस बिल पे मैं डिस्कस करूंगा, ये बिल प्रभावी तरीके से लागू हो सके, है ना। फास्ट ट्रैक की बात हुई है तो फास्ट ट्रैक ही काम हो अब, ठीक है, बहुत तेजी से काम हो, ताकि डर और भय, इसमें सब सम्मिलित हैं, बहुत बड़ा ढांचा सम्मिलित है, ऊपर से लेकर नीचे तक सम्मिलित हैं। पूरे एजुकेशन सिस्टम को खोखला बना दिया गया है, बहुत बड़ा नेक्सस और कार्टेल है। और इसमें जितने लोग भी हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी हो, यहां पे जीरो टॉलरेंस रखना होगा सरकार को, और बहुत सारे चेक पॉइंट क्रिएट करने पड़ेंगे, तब जाके हम चीजें बेहतर कर पाएंगे, तब जाके चीजें बेहतर हो पाएंगी, ठीक है। और सब कुछ सही हो, हमारा देश में एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, यही उद्देश्य है। नए जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं हमारी उम्मीदों में खरे उतरे, यही शुभकामनाएं हैं और चीज़ें बढ़िया हों। बाकी एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप लोगों का क्या सोचना है, आप क्या इसके बारे में अपना मत रखते हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए।